नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HI हिसार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक खेती में धान की नर्सरी कैसे उगाएं। क्योंकि जिस भी फसल में किसी भी फसल की जब रोपाई की जाती है तो उसमें नर्सरी हमारी स्वस्थ होनी चाहिए। तो नर्सरी स्वस्थ लेने के लिए शुरू से ही हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे धान के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले खेत का चुनाव करेंगे। सही खेत का चुनाव करना भी ज़रूरी है। इसमें क्या देखेंगे कि जो धान की नर्सरी है उसमें सबसे पहली और मुख्य समस्या आ जाती है खरपतवार की। अगर जिस खेत में खरपतवार के बीज ऑलरेडी पिछले सीजन में गिरे हुए हैं, जैसे मस्टा या सावों के बीज या दूसरे जो भी खरपतवार है, उनके बीज अगर खेत में गिरे हुए हैं, पिछली फसल में कोई ऐसी फसल थी आपकी, तो वहाँ पर उस खेत का चुनाव न करें। विशेष तौर पे अगर पिछले वर्ष आपने जिस खेत में धान की सीधी बिजाई की थी उस खेत का भी चुनाव न करें, क्योंकि उस खेत में जहाँ भी धान की सीधी बिजाई की जाती है उसमें कंट्रोल करते हुए भी जो खरपतवार हैं वो अपना बीज शेड खेत में कर जाते हैं, डाल जाते हैं, जो अगले सीजन में जा करके समस्या करता है। इसके अलावा जैसे अब हम गेहूं की जो कटाई है, हार्वेस्टिंग है, उसको कंबाइन से करेंगे। तो जिस खेत में ज़्यादा अवशेष हों, जब अवशेष विशेषकर धान की गेहूं या धान की फसल के जो अवशेष होते हैं वो अगर खेत में जब मिलाए जाते हैं तो अगली फसल उसमें पीली पड़ने की संभावना रह जाती है। तो ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें अवशेष भी कम से कम हो या ना हो। इसके अलावा जब कई बार क्या होता है कि कुछ किसान, अब ज़्यादातर किसान समझ चुके हैं, लेकिन कुछ किसान खेत में जैसे अवशेषों में आग लगा देते हैं, तो उस खेत में भी धान की नर्सरी की बिजाई न करें। क्योंकि जो आग है उसमें टेम्परेचर की वजह से जो बीज, खरपतवारों के बीज पड़े हुए होते हैं, वो एक तरह से उनमें एनर्जाइज हो जाते हैं। वो उनका जो एक जमाव का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और संभावना यही रहती है कि उसमें खरपतवारों की जमाव की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद हम किस खेत का चुनाव करें। जैसे मान लो पिछले वर्ष हमने जिस खेत में रोपाई की थी, रोपाई के खेत में आमतौर पे ये होता है कि उसमें खरपतवार नियंत्रण रहता है, बना रहता है। उसमें जो खरपतवारों के बीज खेत में नहीं पड़ पाते हैं। तो इस कोशिश करें कि उस खेत का चुनाव करें जहाँ पर पिछले वर्ष खरपतवार के बीज ना हो, और उस खेत में ट्रांसप्लांटेड क्रॉप यानी कि रोपाई की हुई फसल हमने ली हो। इसके बाद जिस खेत में धान की नर्सरी की बिजाई करें उसकी लेवलिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि ऊंचा नीचा खेत अगर होगा तो हमारी नर्सरी सही हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसमें आप देखेंगे कि मान लो खेत लेवल नहीं है और उसमें आपने बिजाई कर दी है, जहाँ पर खेत नीचा है वहाँ पर पानी ठहरता है खेत में, और वहाँ पर देखेंगे आप कि काई पड़ने लग जाती है। विशेष तौर पर जब गर्मी बढ़ जाती है, जब मई में जब खेत की आपने नर्सरी की बिजाई कर दी है और जहाँ पानी खेत में खड़ा होता है तो वहाँ पर काई बढ़ने लग जाती है, और काई बीज को ऊपर उठाने लग जाती है, और उसमें जो जमा होता है वो भी कम होने लग जाता है, और जो गुंडे हैं वो भी उसमें गर्म पानी की वजह से, गर्म पानी हो जाता है उसमें जहाँ भी पानी खड़ा रहता है, तो उसकी वजह से जो गुंडे हैं, जो फुटाव है, जो अंकुरण है, वो भी खराब हो जाता है, और वहाँ पौधों की संख्या कम रह जाती है। इसलिए खेत की कोशिश करें कि लेवलिंग अच्छी तरह से हो। इसके बाद जो आपका खेत है उसको छोटे छोटे पट्टों में बांटें, और लगभग मान लो 1 एकड़ आपका, तो 1 कनाल से बड़े पट्टे ना करें, क्योंकि उसमें जब भी आप कोशिश करेंगे कि पानी देना चाहते हैं तो पानी दे सकेंगे, पानी उतारना चाहते हैं तो पानी उतार भी सकेंगे। क्योंकि जो पानी का सिस्टम है ये धान की नर्सरी में जो पहला 1 सप्ताह होता है वो मुख्य होता है। उसमें अगर उसमें आपने नर्सरी संभाल ली है तो उसमें फिर नर्सरी अच्छी हो जाती है। तो इसमें अब मान लो आपके खेत में या पानी में नमक है, तो उसका भी आप टेस्टिंग ज़रूर करवाएं अपने खेत की। और अगर मान लो जिप्सम वाले नमक है आपके, तो जिप्सम वाले नमक यानी कि जो अघुलनशील नमक हैं, यानी कि पीएच अगर खेत की ज़्यादा है तो उस खेत में भी आप, अगर पीएच ज़्यादा है और आपके अघुलनशील नमक ज़्यादा हैं, तो उसमें आप जिप्सम का प्रयोग ज़रूर करें। वरना आप मान लो आपके खेत में नमक ज़्यादा ना भी हों, क्योंकि 70% पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो ट्यूबवेल का पानी है, हरियाणा के 70% पानी ऐसा है कि उनमें नमक हैं ही हैं, और आपको उनका टेस्ट करवाना चाहिए। और मान लो आपने टेस्ट नहीं करवाया है तो खेत में आप 2 से 4 बैग जिप्सम की अगर बिजाई से पहले डाल देंगे, मैं कहता हूँ कोई फसल की बिजाई करते हैं आप,
किसी भी फसल की बिजाई करते हैं तो उसमें सल्फर मिल जाता है आपको, कैल्शियम मिल जाता है आपको 15 से 20% के लगभग, जो आपका 20% के लगभग कैल्शियम होता है और 17-18% के करीब उसमें सल्फर होता है। तो ये भी फसल को मिल जाते हैं। और सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद चौथे नंबर पर आता है, जो सबसे ज़्यादा रोल पौधे के अंदर अदा करता है और आपके पौधे की बढ़वार, फुटाव और पैदावार में ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो इसमें खेत में आप 2 से 4 बैग यूरिया, अगर यूँ लगता है कि आपके पानी में या खेत में नमक है तो आप 4 बैग इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये लगता है कि हमारे पानी में नमक नहीं है, खेत में नमक नहीं है, तो उसमें भी आप कोई फसल बिजाई करते हैं तो 2 बैग जिप्सम का प्रयोग करेंगे, उसका फायदा ही आपका होगा। और ज़मीन जो आपकी जो सख्त भी नहीं होगी इससे, और उसकी जो पोली ज़मीन एक बनी रहेगी। इसके बाद बीज का चुनाव, बीज का चुनाव, स्वस्थ बीज का चुनाव करें आप। जो आपके पास बीज है मोटे बीज का चुनाव करें उसमें, यानी कि अगर हो सके तो आप, जैसे पंखा होता है, फराटेदार पंखा होता है, इसके आगे जब बरसाएंगे तो मोटा बीज आगे आ जाएगा, जो छोटा बीज है बारीक बीज पीछे चला जाएगा। और वो मोटा बीज जब आप लेंगे तो उसका जमाव आप देखेंगे सारा एकदम उभर करके आएगा। तो उस बीज को लेकर के फिर आप उसमें नमक का ट्रीटमेंट करें, यानी कि 10% नमक का घोल बना करके उसमें से जो आपके पास बीज है वो 2-2, 3-3 किलो बीज डालते रहें। जैसे 10 लीटर पानी लेकर के 1 किलो उसमें जैसे नमक डाल देते हैं, 10% हो जाता है। और उसमें आप बारी बारी से नमक 2-2, 3-3 किलो डाल के जो निकालते हैं तो उसको जो स्वस्थ बीज है वो नीचे बैठ जाता है, जो हल्का बीज है, बीमार बीज है, वो ऊपर तैरने लग जाता है। तो उस बीज को आप निकाल करके बाहर अलग कर दें तो जो स्वस्थ बीज आपके पास बच जाएगा। इसके बाद उस बीज को लेकर के, ये बीज कितना लेना हमें, ये जो बीज की मात्रा रहेगी वो लगभग 25 किलो बीज 1 कनाल के लिए, यानी कि 1 एकड़ की अगर आपने नर्सरी की बिजाई करनी है तो उसमें लगभग 1.25 से 2 क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट, यानी कि बीज की मात्रा रहनी चाहिए। यानी कि एक कह सकते हैं कि 1 कनाल के अंदर 25 किलो, 20 से 25 किलो बीज रखें। इससे ज़्यादा बीज का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर बीज का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो सीडलिंग है, हमारे जो पौधे है वो पतले रह जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो बीज की मात्रा मैंने आपको बताई है, तो ये जो बीज है इसमें कुछ जो आपकी सीडलिंग है, जो पौध होती है, वो नर्सरी में फुटाव करने लग जाती है और आगे जा करके ये जल्दी सेट हो जाती है ज़मीन में जा करके। तो अब जैसे हमने जो बीज सेलेक्ट किया है, इसको अब क्या करना है कि इसको लगभग 12 से 14 घंटे तक पानी में डुबो करके रखना है। और इसके अंदर आप बीजामृत भी मिला सकते हैं, 20% बीजामृत भी उस पानी में डाल सकते हैं और 12 से 14 घंटे तक उस पानी में भिगोएं। और उसके बाद उसको निकाल करके बाहर उसको एक बोरी से ढक दें, और उसके ऊपर उसी बीजामृत का या जीवामृत का भी घोल उसके ऊपर बीच बीच में आप डालते रहें, ताकि जो अंदर बीज है वो गिल्ला बना रहे। और बोरी से ढक देंगे आप तो 24 से 36 घंटे के अंदर उसका अंकुरण शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर फुटाव शुरू हो जाएगा। इसमें यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखने की ये है कि जब अंकुरण शुरू हो उसी टाइम पर ही आपने इसकी बिजाई करनी है। अगर ये अंकुर ज़्यादा निकल जाते हैं, ये ज़्यादा अगर इसके जो रेडिकल्स और प्लूमूल अगर ज़्यादा निकल जाते हैं तो वो जब आप बिजाई करते हैं तो टूट जाते हैं, वो टूटने से उसका एक जमाव कम हो सकता है हमारा। तो जब अंकुरण जस्ट स्टार्ट हो उसी टाइम पे बीज की हमें बिजाई करनी होती है। अब इसमें बिजाई करने के बाद सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि 1 सप्ताह तक विशेष तौर पे अगर गर्मी है तो खेत में पानी ना खड़ा रहने दें। शाम के समय हल्की सिंचाई दें उसमें, ताकि सुबह तक उस पानी को खेत पी जाए। और अगर खेत दोपहर के टाइम पे खड़ा रहता है, ज़मीन पानी नहीं पीती है, तो उस पानी को दोपहर के वक्त जब पानी गर्म होता है तो 10-11 बजे के आसपास उस पानी को बाहर निकाल दें और 3-4 बजे के आसपास खेत में हल्का पानी फिर दे दें। यानी कि जब उसमें पानी, बीच में हवा मिलती रहेगी बीज को, और उसमें जब पानी का एक सर्कुलेशन ठीक रहेगा खेत में तो उसका जमाव भी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है कि हमने जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग कैसे करना है। जैसे मैंने बताया आपको, घन जीवामृत का प्रयोग तो जैसे बिजाई से पहले हमें करना चाहिए। जैसे घन जीवामृत 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ या ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। इसमें इतने ही मात्रा में अच्छी तरह से गला सड़ा गोबर का खाद मिला करके
प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें जब खेत की तैयारी करते हैं और आखिरी जुताई करते हैं तो उससे पहले खेत में इसको डाल दें और खेत में मिला दें। और अगर आपके पास गोबर का खाद या दूसरा कोई कंपोस्ट है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर गोबर का खाद और कंपोस्ट आप यूज करते हैं तो उसमें जीवामृत का प्रयोग जरूर करें, नहीं तो उसमें क्या होता है कि जो भूमि जनित बीमारियां हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। तो इसमें घन जीवामृत का प्रयोग पहले करें और उसके बाद जैसे लगभग 7-8 दिन के बाद जब हरा रंग उसमें आने लग जाता है तो थोड़ी सी जब वो बड़ी होने लगती है तो उसमें आप जीवामृत का स्प्रे शुरू कर दें। शुरू का जो स्प्रे करें उसमें 5% जीवामृत का स्प्रे करें और उसके बाद आप हर वीक के बाद उसमें 10% जीवामृत का स्प्रे आप लगातार इसमें कर सकते हैं। और जब आपकी नर्सरी 8 से 10 इंच की हो जाए तो वो खेत में ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो जाती है। और खेत में जब ट्रांसप्लांट करें तो इसको जो है उस टाइम भी इसकी जड़ों को आप बीजामृत जैसे होता है इसकी जड़ों को उसमें भी जैसे कोई नाली होती है खाड़ी होती है उसमें बीजामृत का घोल या जीवामृत का घोल डाल करके उसमें 10 मिनट तक उसकी जड़ों को भिगो करके उसकी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो उसमें जैसे आपकी बकाने डिजीज होती है, जैसे लंबे बढ़ जाते हैं पौधे बासमती में, तो इस तरह की समस्याएं बहुत कम आती हैं। तो आपकी जो नर्सरी है वो हेल्दी नर्सरी इस तरह से ध्यान रखेंगे तैयार होगी और आगे भी वो इसी तरह से खेत में उसकी बढ़वार भी अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी देगी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को जरूर भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।